नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। नरेंद्र मोदी सरकार जब केंद्र में आई तो उम्मीद की जा रही थी फॉरेन डिप्लोमेसी के मामले में भारत अब फ्रंट फुट पर होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में पिछली सरकार की आलोचना करते हुए खुद ये बात कई मौकों पर कही। सरकार बनी और जिस तरह से शपथ ग्रहण के दौरान सार्क के कई प्रतिनिधि मौजूद थे, उसे एक संकेत भी गया कि मोदी सरकार वाकई दूसरे देशों से संबंधों को लेकर गंभीर है। मोदी ने विदेशी दौरे भी शुरू कर दिए, लेकिन जिस तरह से इराक मामले में सरकार की लेट लतीफी सामने आई, उसे कई सवाल खड़े हो गए। सवाल यह भी कि क्या इराक में फंसे 40 भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने देर से प्रयास शुरू किए। विदेश से जुड़े हर उस मामले में जहां नागरिकों की जान दांव पर लगी होती है, आखिर हमारी सरकार की नींद देर से क्यों खुलती है? इराक संकट पर नजर रखते हुए मोदी सरकार ने पहले से ही वहां मौजूद हिंदुस्तानियों के लिए क्यों नहीं कोई एडवाइजरी जारी की? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इराक में फंसे 30,000 हिंदुस्तानियों को वापस ला पाएंगे मोदी? सवाल यह भी, इराक संकट के भारत के लिए क्या मायने हैं? पूरी दुनिया पर मिडिल ईस्ट की अस्थिरता का क्या असर पड़ेगा? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का इराक में बढ़ता कब्जा क्या बताता है? तमाम पहलुओं पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसे हम वापस आ गए, हम भी यही दुआ करेंगे जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जो आना चाहते हैं, जिनके घर यहाँ पर हैं, वो भी उसी तरीके से सेफली जैसे हम लोग वापस आए वैसे वापस आ जाएं जल्द से जल्द। जो आदमी 2 महीने के बच्चे का गला काट रहा होगा, कितना खतरनाक होगा वो। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮਤ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। खौफ, आतंक, दर्द, अवसाद, निराशा और आतंक के चंगुल से आजादी की छटपटाहट। इराक से आती ऐसी हर आवाज उम्मीदों के रथ पर सवार होकर सत्ता में आई मोदी सरकार के लिए नया सवाल बनती जा रही है। सवाल 15,000 हिंदुस्तानियों की जिंदगी का है जो आतंकग्रस्त इराक में फंसे हैं। सवाल उन 40 बंधकों का भी है जिन्हें दहशतगर्दों ने जकड़ रखा है और जिनकी रिहाई मोदी सरकार की कूटनीति की पहली और बड़ी अग्नि परीक्षा बन गई है। जो काम ऐसे समय में सरकार को करना चाहिए, केवल वो काम नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित भारत लौटे। और मैंने ये भी कहा है कि उनसे मेरी केवल 2 इल्तजा हैं, 2 ही अनुरोध हैं। एक, वो भगवान से दुआ करें, वाहिगुरु से रहमत मांगे, और दूसरा, हम पे भरोसा करें और धीरज रखें। इसे वक्त का अजीबो गरीब खेल समझ लीजिए कि जब नरेंद्र मोदी घरेलू मोर्चे पर सत्ता तंत्र को दुरुस्त करने में लगे थे, नौकरशाही पर नकेल कसी जा रही थी, बाबुओं में कार्य संस्कृति का नया संस्कार विकसित किया जा रहा था, मोदी काशी की काया पलट करने का ताना बाना तैयार कर रहे थे, उम्मीदों के नए रोशनदान खोले जा रहे थे, उसी वक्त दूर इराक से दुनिया को दहलाने वाली खबर आई और लुंज पुंज पड़े विपक्ष को मोदी सरकार पर दबाव बनाने का एक नायाब मौका मिल गया। सरकार को वहाँ जहाज भेज देने चाहिए थे, बातचीत कर और अपने लोगों को अच्छा समय पर मौका देना चाहिए था भारत वापस लौटने का। कहीं ना कहीं ढील हुई है। हम जैसे लोग जो अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जान रहे थे, तो क्या सरकार के महकमों को इस बात का अंदाजा नहीं था, इस बात का अंदेशा नहीं था? मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ये पहली बहुत बड़ी परीक्षा है और उस परीक्षा में अब तक मुझे वो बहुत उनकी पूरी सरकार बहुत चौकस नजर नहीं आ रही है। इनको इतना कम ज्ञान है और इतना ज्यादा घृणा है मुसलमानों के प्रति कि वो पश्चिम एशिया का नाम तक लेने को तैयार नहीं थे। तो मैं नहीं जानता हूं कि जो हमारा राजनैतिक नेतृत्व है वो अपना जो कर्तव्य है वो मुकम्मल तौर पर पूरा कर पाएगा या नहीं। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए 3 मोर्चों पर इम्तिहान है। 15,000 हिंदुस्तानियों की घर वापसी के लिए कूटनीतिक रास्ते तैयार करने हैं, दुनिया के सामने विदेश नीति और कूटनीतिक कौशल का प्रदर्शन करना है, तो इराक में आई आतंकी आफत से तेल की कीमतों में उछाल और इस बढ़ने वाली महंगाई को कंट्रोल में करने का करिश्मा भी करना है। एक बड़ी चुनौती घर के अंदर से भी है, क्योंकि इराक में रहने वाले ज्यादातर हिंदुस्तानी पंजाब के हैं और अकाली दल को सूबाई सियासत की फिक्र है। इसलिए प्रकाश सिंह बादल घूम घूम कर सुषमा, राजनाथ और मोदी से मुलाकात कर रहे हैं।
इन तमाम चुनौतियों के बीच बीजेपी के नेता आशा से भरे बयान दे रहे हैं। ये जो दुख है ये सारे हिंदुस्तान का दुख है। ये अकेला भारतीय परिवारों का तो लाज था, दुख होता है, वो तो ऐसा है ना कहा जा सकता है ना बयान कर सकते हैं। लेकिन सारा हिंदुस्तान और खास करके पंजाब का हर इंसान जो है वो इस दुख में इन परिवारों के साथ शरीक है। सबसे हमारी जो अव्वल हमारी जिम्मेदारी है वो कि जो भारतीय वहां पे अपहरण हुए हैं उनको कैसे हम सुरक्षित वापस घर ले आए। उनकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी अभी डिप्लोमेटिक और सबसे बड़ी चैलेंज है। तो इराक में इराक की जनता सुरक्षित नहीं है, तो जो बाहर से गए लोग हैं उनके जानो माल का भी बहुत बड़ा खतरा है। जो पूरे दुनिया से लोग हैं, हमारे भी कई लोग हैं और हमारी सरकार इस पर नजर रखे हुए है। राजनीतिक विश्लेषक कूटनीतिक मुद्दों में मोदी की दिलचस्पी पर लगातार प्रवचन देते रहे हैं। नवाज शरीफ को न्योता भेजना, ओबामा से मुलाकात की बुनियाद बनाना और सरकार में आते ही पड़ोसी देश भूटान का दौरा करना, मोदी के एजेंडे में विदेश नीति को जबरदस्त तरजीह मिलती रही है। अच्छी बात यह भी है कि सुषमा स्वराज जैसी समझदार शख्सियत के पास कूटनीति की कमान है, तो उम्मीद यही है कि मोदी कामयाब होकर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, मोदी सरकार के लिए यह अग्नि परीक्षा है और यह देखना होगा कि कैसे वहां पर जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं जल्द से जल्द वतन वापस लौटे। ये जो संकट है, इराक संकट, इसके क्या मायने हैं, खासतौर पर जब हिंदुस्तान के संदर्भ में हम बात करेंगे। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं संबित पात्रा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मीम अफजल कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कुर्बान अली साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। डिफेंस एक्सपर्ट हैं बीडी मिश्रा, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और सैयद मोहम्मद मेहंदी और जुल्फकार अहमद छम्मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि इनके परिजन अभी भी इराक में फंसे हुए हैं और जुल्फकार अहमद छम्मन तो खुद वहां से किसी तरह से बच बचा कर आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहला सवाल संबित पात्रा साहब आपसे ही मेरा है, चूंकि सरकार में अब आप लोग हैं, क्या यह कूटनीतिक विफलता नहीं है? इराक में यह संकट काफी लंबे वक्त से जारी था, क्यों नहीं सरकार प्रोएक्टिव थी? ये बिल्कुल कोई विफलता नहीं है। मुझे लगता है ये दुख की घड़ी है, जैसे अभी सभी लोगों ने कहा, और मुझे लगता है इसको किसी प्रकार का पॉलिटिकल रंग या राजनीतिक जामा पहनाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो भारतीय बंधु वहां हैं, जिन पे आज दुख का पहाड़ पड़ा हुआ है, जो सो कॉल्ड रूप से किडनैप भी हैं, आप देखिए आज ना तो कांग्रेस ना ही भारतीय जनता पार्टी अलग अलग है। आज हम एक होके हिंदुस्तानियों की तरह हमें बिहेव करना चाहिए और किस प्रकार वहां जो हिंदुस्तानी हम ये जो भाषण है ना, ये चुनावी भाषण होता है। ये चुनावी भाषण काफी लंबे अरसे जनता सुनते आ रही है, संकट के घड़ी में पूरा देश एक हो जाता है। सही बात है, होना भी चाहिए। बिल्कुल हर हिंदुस्तानी की फिक्र है कि कैसे जल्द से जल्द वो तमाम लोग वापस लौटें। लेकिन आपकी सरकार, विदेशी मोर्चे पर बहुत उम्मीदें थी मोदी सरकार से, क्योंकि खुद अपने भाषण में यूपीए सरकार को लेकर वो तमाम तरह की बातें कहते थे। प्रोएक्टिव क्यों नहीं थे? ये कल का संकट नहीं, अप्रैल से ये चीजें चल रही थी। जो लोग वहां फंसे हुए थे उनके लिए एडवाइजरी जारी की जा सकती थी, उन्हें वापस पहले बुलाया जा सकता था। एडवाइजरी तो जारी की गई है, वो आपको पता भी होगा, एडवाइजरी जारी की गई है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, अभी सुषमा जी ने भी कहा कि जो भी हो सकता है वो सख्त से सख्त कदम हम उठा रहे हैं। और एमईए के आज के ब्रीफिंग को अगर आपने देखा होगा तो अकबरुद्दीन साहब ने, जो कि वहां के स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, सारे स्टेप्स हम मीडिया के सामने रख नहीं सकते हैं। जो इराक सरकार से हमारी आदान प्रदान भी हो रही है, जो विषय को लेके कहां लोकेशन है वो भी शायद पता चलाया जा चुका है, मगर हम सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो आपकी सरकार को यह नहीं पता था सर, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आ रहे थे कि 40 लोग अगवा हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कल तक तो आप लोगों ने कंफर्म ही नहीं किया। दो तीन विषय बहुत ध्यान से हमें यहाँ याद रखना पड़ेगा। सर, इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, पूरा सरकारी अमला होता है, वो क्या कर रहा है? मैं वही बता रहा हूँ अखिलेश जी, दो तीन विषय ध्यान रखिएगा। सरकार को सब कुछ पता भी होगा तो वो सब कुछ हमें बताएगी, नहीं बताएगी आवश्यक नहीं है। वो फिल्टर करके जो विषय हमारे तक आना चाहिए वो आएगी, बाकी विषय वो बहुत टेक्निकली रखती है ताकि वहां वो एक्ट कर सके। मैं आता हूं दोबारा संबित पात्रा आपके पास, लेकिन मीम अफजल भी हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद है। मीम अफजल साहब, सरकार की तरफ से जो कदम अभी उठाए जा रहे हैं हिंदुस्तानियों की रिहाई के लिए, क्या आपको पर्याप्त लगते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये हम सबका मसला है। ये भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है। मैं इस मामले में बिल्कुल सफाई के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को पूरी सहानुभूति है उन लोगों के साथ, उन परिवारों के साथ जिनके लोगों को अगवा किया गया, और ये बहुत सीरियस मसला है। इस पर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमारा सिर्फ ये मानना है कि इसको बहुत डेलिकेट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। जहाँ तक इस मामले में
देरी और इसकी बातें आपने सही बात कही है कि एडवाइजरी पहले जारी करनी चाहिए थी, काफी पहले। ये हालात मेरा ख्याल है मोदी जी की तवज्जो रीजन में आसपास रही और बाहर उनकी नजर नहीं गई, शायद इसकी वजह से शायद ये चूक हो गई। नजर तो मीम अफजल साहब आपकी भी नहीं गई। मीम अफजल साहब, निकालने की जरूरत नहीं है। एनडीए की सरकार के पहले यूपीए सरकार सत्ता में थी और ये पूरा जो मामला इराक संकट करीब करीब अप्रैल से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, तब तो सत्ता में आप थे ना, आपकी नजर क्यों नहीं गई? मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी और इस सिलसिले में हमारे यहाँ बाकायदा काम भी हो रहा था। सबसे इस वक्त जो इम्पोर्टेंट बात है जी, वो ये है कि हमारा ये मानना है कि इसको बहुत डेलिकेट तरीके से हल करने की जरूरत है। इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई भी ऐसी चर्चा से हमें परहेज करना चाहिए जिससे जो परिवारजन हैं, जिन लोगों के लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके अंदर किसी किस्म की हताशा हो। नहीं, हताशा की बात है नहीं मीम अफजल साहब, बात आगे बढ़ गई। इनको जवाब चाहिए, सरकारों से जवाब चाहिए। सरकार इसीलिए होती है ताकि देश का हर नागरिक, चाहे वो देश के अंदर रहे बाहर रहे, सुरक्षित रहे, वो महसूस करे कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। कुर्बान अली साहब, मैं आपकी टिप्पणी इस पर पहले चाहूंगा, फिर मैं इराक संकट पे बात करूंगा। मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूं। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये ऐसा संकट कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था, मीम अफजल साहब उस वक्त जनता दल में थे, उनकी सरकार थी और उस वक्त में इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री थे और वो गए थे और वो दुबई में बैठ करके उन्होंने पूरी तैयारी की थी और जो भारतीय थे कुवैत से उनको सुरक्षित भेजा गया था। आज ये जो बात हो रही है, 2 हफ्ते से तो मैं इसको अपने प्रोग्रामों में रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब मौसूल पे कब्जा हो चुका था उस वक्त ही भारत सरकार की आंख खुल जानी चाहिए थी। उसके बाद मौसूल के बाद तिकरीत और अब बाकूबा जो बगदाद से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक वो विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। देखिए, आज इराक में स्थिति सिविल वॉर की है और वहां पर कौन बचेगा कौन मरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें 2 हफ्ते पहले ही ये कोशिश कर देनी चाहिए थी। आज ये मेरे पास में अखबार है, इसमें लिखा हुआ है इंडिया हैज मीन्स फॉर इमरजेंसी इवैक्यूएशन। उस इवैक्यूएशन की क्या तैयारी है? क्या हमारे जहाज इराक के आसपास पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, ताकि हमारे जो नागरिक हैं, जो 10 से 15 हजार लोग हैं, उनको लाया जा सके। आज भी यहाँ राजनीति की रोटी सेकने की कवायद हो रही है और उसमें कहा यह जा रहा है कि साहब ये सोते रहे और ये जागते रहे। सवाल ये है कि आज जिस बात की दुहाई दी जा रही है, विदेश मंत्री यहाँ बयान दे रही हैं दिल्ली में बैठ करके, उन्हें जाना चाहिए उस रीजन में और उस रीजन में बैठ करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी भारतीय को चोट ना पहुंचे। तो आज एक बात कहिए कुर्बान अली जी, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि भगवान से दुआ कीजिए। जी, दुआ भगवान का भरोसा। अखिलेश जी, मेरे को लगता है, देखिए, आप सभी जानते हैं कि कौन गया है हिंदुस्तान की तरफ से। 2 वर्ष से वहां राजनयिक रहे सुरेश रेड्डी जी को वहां भेजा गया है और जिस प्रकार से इराक से वो वाकिफ है सुरेश रेड्डी जी, ही इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू बी देयर। मेरी बात सरकार ने भेजा है। ये कह रहा हूं कि कल हिंदू में प्रवीण स्वामी ने ये लिख दिया था कि वो लोग जो 40 लोग हैं वो कहां हैं और किसके कब्जे में है, और उनसे जो उनके परिवार लोगों की बात हुई है उसमें कहा गया है कि विद्रोहियों ने ही उन्हें ये यकीन दिला रखा है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है और अगर वो वहां से निकल करके गए, जिसको अपहत बताया जा रहा है, तो शायद हो सकता है कि इराकी फौज या दूसरे कुर्द लोग जो हैं वो उनको मार डाले। तो इसलिए आज हिंदू में ये खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई है और उसके बाद में विदेश मंत्रालय कल तक उसको ये खबर दे रहा था कि वो अपहत हो गए। अभी ये भी तो कम से कम बता दीजिए कि स्टेटस क्या है, वो अपहत है कि नहीं है, या वो सुरक्षित है कि नहीं। बाद में विदेश मंत्रालय कल तक उसको ये खबर दे रहा था कि वो अपहत हो गए। अभी ये भी तो कम से कम बता दीजिए कि स्टेटस क्या है, वो अपहत है कि नहीं है, या वो सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि उनके परिवार के लोग बात बता रही है सरकार। आज का जो ताजा बयान है, बीडी मिश्रा साहब, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि हम लोग प्रोएक्टिव नहीं रहते इस तरह के मामलों में? अब तक तो उन नागरिकों को वहां से निकाल लेना चाहिए था। देखिए, जहां तक नागरिकों को निकालने का सवाल है, वो जब ऐसे प्रकरण होते हैं जहां पर कि टेररिस्ट फोर्सेस एकाएक कहीं अटैक कर लेते हैं और एक के बाद दूसरा कस्बा एकाएक वाला मामला नहीं है बीडी मिश्रा साहब। वहां पर अशांति बहुत लंबे वक्त से, मिडिल ईस्ट की बात की जाए और खासतौर पर इराक के संदर्भ में बात करूं तो सरकारें इसलिए भी होती है ना, उनके तमाम एजेंसियां होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी, आपको इनपुट्स मिलते रहते हैं कि 10 दिन बाद क्या हो सकता है, 20 दिन बाद किस तरह के हालात बन सकते हैं, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, तो यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन मैं जो इसका एक जो सामरिक पहलू है मैं उसको पेश करना चाहता हूं। सामरिक पहलू यह है कि जब एकाएक ऐसी जगहों पर अटैक होते हैं और सेनाएं जिनमें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वो नहीं है जो रेगुलर फोर्सेज में है, और दूसरी बात यह है कि वहां पर जो सरकार की सेनाएं हैं उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जिनका मजहब कट्टरपंथियों से मिलता है, तो ऐसी जगहों में जब ये व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं तो वहां पर
इमीडिएट एक्शन वो डिले हो जाता है और उसमें ये समझ में नहीं आता है कि कहां पर क्या किया जाए। यहां पर वहां पर सिर्फ भारत के नागरिक नहीं है और भी देशों के हैं और अमेरिकन काफी दिन से सऊदी अरेबिया और लोगों के टच में हैं, लेकिन उनकी भी जो स्ट्रेटजी है आज के दिन में वहां इतनी वोलेटाइल और इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सूत्र हों और जो लोग वहां गए हैं, जहां से चर्चा हो रही, जिन लोगों चर्चा हो रही है, हो सकता है कि ये ऐसी एक प्लान बना लें जहां पर किडनैप लोगों की मैं नहीं बात कर रहा हूं, अगर किडनैपर्स उनको एश्योर भी कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सेफ रहेंगे उनके हाथ में। और बात तो सर चल रही होगी ना बैकडोर चैनल से, आईएस में जो लोग हैं उनसे बातचीत तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टेररिस्ट हैं उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए कि उनको कुर्द मार देंगे या उनको शिया फोर्सेस मार देंगी, लेकिन उनका निकालना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत बाकी और लोगों का जिनके लिए सरकार। हमारे साथ दो खास लोग और भी स्टूडियो में मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद मेहंदी और जुल्फकार अहमद चमन साहब हैं। जुल्फकार अहमद तो किसी तरीके से इराक से खुद बचकर आए, आपने क्या कुछ देखा? जुल्फकार जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा, कैसे आप निकले वहां से, अपनी आंखों से क्या देखा आपने? कल ही मैं आया, अपनी आंखों से भी भाई साहब कह रहे थे कि वहां सिविल वार छोड़ गई है, पब्लिक मार रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। सब वहाँ टेररिस्ट अंदर घुसे हैं जो अपनी आंखों से देखा है। वहाँ के खुद सुन्नी शियों के साथ हैं और सुन्नी उलमाओं को 4 को ये जो घुसे हैं जहाँ इन्होंने वार किया, फर्स्ट टाइम मुसल में घुसे हैं, 4 तो सुन्नी उलमाओं को उन्होंने मारा है। वहाँ सुन्नी शियाओं को तो छोड़ा ही नहीं, सबको खत्म कर दिया। 2 साल का बच्चा उच्चा, जब मैं बगदाद से निकला था, मेरा बेटा मेरा भतीजा परसों वहीं थे, निकले तो वहां सड़क पे ऐसा हो रहा था, जिसकी क्लिप भी लेके आया मेरा बेटा, उसमें दाइश के 3 लोगों को आर्मी वालों ने पकड़ रखा था, जो बुरखा पहने हुए थे, उसके अंदर स्टैंड गने थी, वो उनको तो पकड़ लिया, 3 को लेके जा रहे थे वो, उसकी क्लिप भी ले ली मेरे बेटे ने। और रोडों पे मैंने खुद उनके सर नीचे कर दिए थे कि कोई गोली हमें ना लग जाए, क्योंकि हम बगदाद से नजफ जा रहे थे, ये 3 दिन पहले की बात है। कल हम लोग पहुंचे हैं, हालात वाकई में बुरे हैं, लेकिन सुन्नी शिया झगड़ा ये बिल्कुल मैं मना करूंगा, कुर्द कोई ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर जितने ये लोग टेररिस्ट हैं ये वहां फैलाना चाहते हैं कि शिया सुन्नी झगड़ा फैले, ऐसा कुछ लेकिन हिंदुस्तानियों से क्या दुश्मनी है? उनको अगवा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? हाँ, आपकी बात हुई होगी, आपके रिलेटिव वहां पर क्या कह रहे हैं? नहीं, रिलेटिव नहीं, मेरी जो इराक का मेरा दोस्त है, मैं जब बगदाद में था तो जहां जियारत है काजमैन, वो बगदाद पे ही है, वहां जब मैं जियारत कर रहा था तो उससे मैंने बात करी, उन्होंने चाय भी पिलाई। उन्होंने ही मुझको बताया कि 40 भारतीयों को एकदम मैं डरा, मैंने कहा क्या उन्हें मारा तो नहीं? क्या नहीं मारा नहीं, तो हिंदू हैं, उसने हिंद के हैं। तो मैं समझा, फिर मैंने कहा अच्छा दुआ करने चलो, ये हमारे भाई साथ खैरियत से वापस आ जाएं। तो मैं हरम में वापस लेके गया उनको, मेरे बेटा भी गया, दुआ करी कि पालने वाले ये लोग बेचारे साथ खैरियत से आ जाएं। उनके मरने की लास्ट 2 दिन तक पहले कोई खबर नहीं थी कि एक भी मारा, तो हमें यही दुआ करते हुए वहां से वापस आए। लेकिन मैं सच बतलाऊंगा आपको, वो शैतान है, बिल्कुल इंसान है ही नहीं, जो 2 साल के मासूम बच्चों को, औरतों को रोडों पे मार रहे हैं। मैंने ऐसा कत्ल देखा बगदाद के रोडों पे कि मैं बयान नहीं कर सकता। खुद देखा मैंने, मेरे बच्चे ने, वो गाड़ियों में आ रहे हैं और ऐसे धड़ स्टैंड गन बराबर में लगाई, गाड़ियों में धड़ भून दिया। यही नहीं, वो सुन्नी को मार रहे हैं, हिंदू को मार रहे हैं, सिख को मार रहे हैं, ईसाई को मार रहे हैं। उनका किसी मजहब से कोई वास्ता नहीं, इंसानियत के दुश्मन है। और सीरिया और इराक के बीच में एक वो इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं, जिसकी प्लानिंग करके आए, वो बहुत बड़ा स्कीम है। मैं इस पे बात करूंगा, आता हूं बीडी मिश्रा साहब, लेकिन सैयद मोहम्मद मेहंदी साहब से जानना चाहूंगा, आपकी बात हुई है अपने रिलेटिव से, क्या कह रहे हैं वो 8 दिन से मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। वो जो पिलग्रिम में जाते हैं ना, ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, उसके बाद ये 8 दिन से उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया है। मेरे बहुत करीबी हैं वो, बस यही दुआ है कि वो जो सब लोग वहाँ खैर से रहें और खैरियत से आए, कम से कम उनकी खैरियत हमको मिल जाए। किसी तरह की कोई डिमांड रखी जा रही है क्या, किसी के हवाले से कोई जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो, क्या चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो एक आम पब्लिक मैन के हैसियत से गए हैं, जैसे टूर पे जाते हैं, ज़ियारत पे, पिलग्रिमेज पे जाते हैं ना, तीर्थ पे जाते हैं, इसी हिसाब से वो 15-20 दिन के टूर में लोग जाते हैं। तो उसे अभी कुछ ये जो अटैक जो हुआ है ना, गड़बड़ हुई, इसमें उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया, कांटेक्ट नहीं हो पाया, और ना जाने किस हाल में है, ये कुछ थोड़ा सा हम लोग। चलिए ठीक है, सबित पात्रा साहब आपके पास भी मैं आऊंगा, मीम अफजल जी मैं आपके पास आता हूं, आपसे बीडी मिश्रा साहब कमेंट लूंगा, लेकिन कुर्बान अली जी आपसे मैं समझना चाहूंगा जी, इराक में जो ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, क्या इसे वाकई देखा जाए कि ये शिया और सुन्नी के बीच की लड़ाई है या सत्ता संघर्ष है सिर्फ? ये मॉडरेट इस्लाम और मिलिटेंट इस्लाम की लड़ाई है, और इसके पीछे जो विचारधारा है वो सलफी और वहाबी विचारधारा है, जो मॉडरेट इस्लाम है उसके खिलाफ है, और वो उस तरह की हुकूमत
अपनी खुरासान के नाम से कायम करना चाहते हैं, जिसका नक्शा जो है वो हिंदुस्तान तक पहुंच रहा है। और हमारे भाई वहां से जरूर होकर के आए हैं, लेकिन शायद इनको ये अंदाजा नहीं है कि आज ही ईरान की सरकार ने कहा है कि अगर वहां हमारी ज़ियारतगाहों पे कोई खतरा हुआ, जिसका अंदेशा है कि नजफ, करबला और काजमैन, अगर वहां कुछ वाकयात होते हैं तो ईरान फिर जंग में कूदेगा। और इसलिए ये पूरा जो रीजन है, खित्ता है, यह बहुत वोलेटाइल सिचुएशन हो गई है। इराक तो सिविल वॉर की ग्रिप में आ ही चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बगदाद से 60 किलोमीटर दूर रह गए विद्रोही, तो 2/3 से ज्यादा मुल्क पे उनका कब्जा हो गया है। और 60% इराक की पॉपुलेशन शिया पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे आमतौर पे सुन्नी लीडर रहे हैं, सद्दाम हुसैन सुन्नी थे। और ये काफी अमेरिका ने बीज बोए थे जब ये युद्ध हुआ था उसके फौरन बाद, और मुक्तदा अल सदर वहां एक शिया लीडर पैदा किए गए जिन्होंने शिया इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया, और उसी तरह से सुन्नी इंसर्जेंट्स को बढ़ावा दिया गया और पूरा माहौल कर दिया गया। और आज बराक ओबामा साहब ये बयान दे रहे हैं कि साहब हम इराक की सावर्निटी पे कोई आंच नहीं आने देंगे, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे हैं। आप जब इराक गए थे WMD का झूठा बहाना लेकर के, जब आपने कहा था कि कोई WMD नहीं है उनके साइंटिस्ट ने, तो फिर ये मुहावरा गढ़ा गया कि साथ सद्दाम के बिना दुनिया ज्यादा बेहतर होगी, और आपने युद्ध किया और उस पूरे देश को, जो सेकुलर देश था। लेकिन अगर अमेरिका को हम छोड़ दें सर, अमेरिका की अपनी रणनीति होती है, जाहिर तौर पर उसकी कुछ ना कुछ कूटनीति होगी, लेकिन नूर मल्की साहब जब वहां पर उस मुखिया हो गए, उस देश के, उस राष्ट्र के अध्यक्ष हो गए, तो उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती थी। जिस तरह से एक एक कर चुन चुन कर सुन्नियों को उन्होंने हटा दिया, नहीं हुआ, नहीं एक तरह से हटा दिया, तो असंतोष की भावना भी जी। और आज की राष्ट्र निर्माण में शिया सुन्नियों को भी तो साथ लेकर चल सकते आज ये आया है कि शायद कल तक वो नूर मालिकी साहब इस्तीफा दे दें और वहां नई सरकार बने, क्योंकि नूर मालिकी साहब को, नूरी अल मालिकी को वहां अब एक्सेप्टेंस बहुत कम हो गई है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका 2/3 मुल्क जो है वो विद्रोहियों के कब्जे में आ जाए, तो वो एक पपेट गवर्नमेंट रह जाती है, नाम नेहाद गवर्नमेंट रह जाती है, उसका कोई वजूद वहां उस तरह से नहीं है। सबसे बड़ी इसलिए सऊदी अरब, ईरान और सीरिया, इन तीनों देशों का भी रोल वहां बहुत अहम हो जाता है। संबित पात्रा साहब, देखिए ये तो जो अगवा हुए हैं लोग या जो हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने को लेकर आपकी सरकार चिंतित है, लेकिन एक बड़ी चिंता की बात अब यह भी हो सकती है, अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने जा रहा है। पूरी दुनिया और भारत के संदर्भ में खास तौर पर पहले ही से हम लोग महंगाई से त्रस्त हैं, वहां तेल के कुओं पर अगर दहशतगर्दों का कब्जा हो जाता है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, सीधे सीधे महंगाई पर इसका असर पड़ेगा। आपकी सरकार तैयार है इसके लिए? नहीं, देखिए स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत चिंता का विषय है, ना केवल हिंदुस्तान के लिए अपितु लगभग पूरे विश्व के लिए, केवल अमेरिका को छोड़ के, क्योंकि अब वो एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुका है ऑयल का। तो आप देखिए ये कोई इंडिया के कंट्रोल का भी विषय नहीं है, मगर हम इसको बफरिंग करने के लिए किस प्रकार से इस पूरे विषय से निपटा जा सकता है, इसमें पूरी तरह कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखिए जो बैरल प्राइस होती है ऑयल की, अगर 106 के आसपास होती है, आज वो 117 तक दी गई है। तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ने के पूरे आसार हैं और बढ़ भी रहे हैं, उसका पूरा इन्फ्लेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा भी जो है एक ऑप्शन है। मगर मुझे लगता है एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के नाते मुझे इस विषय में जरूर आगाह करना चाहिए कि किसी प्रकार का पैनिक ना तो मॉनसून को लेकर और ना ही ऑयल प्राइसेस को लेकर जनता में हो, क्योंकि इससे होर्डर्स को ही बढ़ावा मिलेगा, जमाखोरों को बढ़ावा नहीं रह सकते ना सर। नहीं, हकीकत शुतुरमुर्ग की तरह अगर हम गर्दन, नहीं गर्दन बिल्कुल सरकार के अंदर सोचे कि बिल्कुल नहीं, दो चीजों को ध्यान में रखना है, ना तो पैनिक और र्यूमर को जन्म देना है और ना ही शुतुरमुर्ग बनना है। आपको साइक्लोन जब आ रहा है उसको फेस करना है, उसको फेस करने के लिए जो टर्म है फिस्कल प्रूडेंस एंड फिस्कल डिसिप्लिन, उसको ध्यान देना है, किस प्रकार हम कंट्रोल में रखें अपने फिस्कल डेफिसिट को और किस प्रकार इकोनॉमी को ट्रैक पे रखें। बीडी मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से, लेकिन मीम अफजल से कमेंट लेना चाहूंगा। मीम अफजल साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में इस वक्त सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए महंगाई को देखते हुए, क्योंकि जो इराक का संकट है उसका आने वाले दिनों में असर हिंदुस्तान पर पड़ सकता है, तेल की कीमतें अगर बढ़ी तो? देखिए वो तो बात की बात है, फिलहाल हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो लोग हमारे बंदी बना दिए गए हैं वहां पर, वो किस पोजीशन में हैं, कौन लोगों ने ऐसा काम किया है और हिंदुस्तान से ऐसी कौन सी। देखिए इराक वो मुल्क है जहां हमेशा हिंदुस्तान से दोस्ती का एक माहौल रहा है, पूरे इस दौर के अंदर भी आप देखें तो कभी भी ऐसा कोई वाकया समझ में नहीं आता कि हमारे लोगों को बंदी बनाया जाए। जैसे आप देखते हैं अफगानिस्तान कितना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी वहां पर एक बड़ी तादाद में लोग दोस्त हैं, लेकिन इसी तरह से इराक के ताल्लुक जो इंडिया के साथ है वो तमाम दूसरे अरब देशों के मुकाबले में बहुत ज्यादा दोस्ताना रहा है। और जैसा कि अभी कुर्बान भाई ने भी कहा कि उस वक्त जो जैसे कुवैत वाली झगड़े में गुजराल साहब जाके बैठ गए थे, 2.25 लाख लोगों को वापस लेकर के आए
टाइम, कई महीने लगे उसके अंदर, लेकिन वो सिचुएशन अलग है। इस वक्त जो 40 लोगों को बंदी बनाया गया है, इसका मकसद अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये मकसद है, क्या किस लिए हिंदुस्तानियों को इन्होंने बंदी बनाया, फंसे हुए क्या उनको भी लाना है, हिफाजत के तहत पे बनाया गया, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने अगवा कोई और उनको भी लाना जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। और उसके लिए हम बात बिल्कुल सही है। देखिए आप जो बातें कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा बार बार यही सवाल है कि हम इस स्थिति में क्यों पहुंचने देते हैं अपने देश के नागरिकों को? प्रोएक्टिव क्यों नहीं होता हिंदुस्तान? एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। तो इराक संकट का असर बढ़ता जा रहा है और जाहिर तौर पर अब कुछ हिंदुस्तानी भी जिस तरह से वहां पर फंसे हुए हैं इराक में, तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं और सवाल हिंदुस्तान की सरकार से भी कि आखिर क्यों नहीं पहले से हम इस तरह के कुछ कदम उठाते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं कि भारत के नागरिक जब विदेश में होते हैं इस तरह की मुश्किलातों का उन्हें सामना ही ना करना पड़े। इस पर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन इराक संकट के आखिर क्या मायने हैं हिंदुस्तान के संदर्भ में और पूरी दुनिया के संदर्भ में, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं और डिफेंस एक्सपर्ट बीडी मिश्रा साहब, इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। ये जो आईएसआईएस आतंकी संगठन है, क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी है और कितना यह खतरनाक आने वाले दिनों में साबित हो सकता है अगर इसी तरह से वो बढ़ता रहा, बगदाद की तरफ अगर आगे बढ़ जाता है? देखिए, किसी भी आतंकी संगठन का पर्टिकुलरली जब किसी देश को अटैक कर रहे हैं तो उनके लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। पहला तो एक सपोर्ट बेस, दूसरा उनको इंटेलिजेंस और तीसरा उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन। और ये तीनों इनके पास आज बहुत ही प्रचुर मात्रा में है और इनको बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसलिए इनका जो फैलाव है वो हर जगह हो गया है। और दूसरी बात ये है कि इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि जो वहां पर ट्रुप्स हैं अभी बगदाद में और जो कि इस सरकार की, इराक के सरकार की ट्रुप्स हैं, उनके यहाँ बहुत काफी सुन्नी ट्रुप्स हैं और उनका जो सरेंडर हो रहा है, जो इतने बड़े बड़े दस्ते उनके कामयाब नहीं हो रहे हैं, उसका एक कारण यह भी है कि कहीं न कहीं एक क्रॉस लॉयल्टी आ रही है और जिसके वजह से उनको ये सफलता मिल रही है। और एक और भी है कि उनके 800 विद्रोही तकरीबन 30,000 लोगों को फेस कर लेते हैं और 30,000 लोग उन पर कोई कब्जा नहीं कर सकते। बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी तरीके से इनका एक मोटिवेशन, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, ये सब एक जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी। और मैं बताना चाहूंगा कि जो वहां पर बंधकों की बात है और जो बंधकों के लिए एश्योरेंस दिया जा रहा है, जिसकी चर्चा भी अभी हुई, ये आतंकवादियों की तरफ से, उस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आतंकवादी हर जगह फैलना चाहते हैं और वो बैगेज नहीं कैरी करेंगे। 45 लोगों का बैगेज नहीं कैरी करेंगे। तो जब भी हमारे बचाव दल इस पर काम लेकिन आर्थिक तौर पे ये संपन्न हो रहे हैं। कुर्बान अली जी, देखिए जो एक आंकड़ा मेरे पास है, जानकार जो वहां के वो बता रहे हैं कि मोसुल पर कब्जे से पहले आईएसआई की जो कुल संपत्ति थी करीब 5200 करोड़ रुपए की थी, लेकिन जब कब्जा उस पर हो गया उसके बाद ये संपत्ति 9000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो ये तो बेनिफिट है उनके पास। अब बैंक लूट रहे हैं, नकद लूट रहे हैं, सोने लूट रहे हैं। और दूसरी चीज देखिए, ये जो आईएसआईएस आप पूछ रहे थे कि क्या है, ये असल में इसका नाम है अरबी में दौलत इस्लामिया इराक व शाम, सीरिया को शाम कहा जाता है और इसका अंग्रेजी नाम आईएसआईएस है। और ये वो लोग हैं जो इनका अबू बकर अल बगदादी है, ये इनका सरगना है जो पहले अलकायदा में काम करता था और ये अमेरिकियों की जेल में भी रहा है जब ये वॉर हुआ था और उसने इसको रीग्रुप किया है सीरिया में और सीरिया से प्लानिंग करके ये आया है मोसुल। और मोसुल में अभी 6-7 हजार लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है वो। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इराक के 90,000 से ज्यादा फौजी इनके साथ शामिल हो गए हैं। तो 6,000 जो की फौज ने 90,000 को अपने साथ में मिला लिया, 1 लाख से ऊपर अपनी तादाद कर ली। यही वजह है कि वो बिल्कुल रोक टोक के मोसुल से बगदाद तक आ पहुंचे हैं और अगले 48 घंटे या 72 घंटे में बगदाद पर कब्जा हो जाए तो इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए। और ये वो संगठन है जो सीरिया में ये जो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ मिलकर के काम करता था। लेकिन अब उसने देखा कि वहां इलेक्शन होने के बाद, बशर अल असद की हुकूमत होने के बाद में वो उतना सॉफ्ट टारगेट नहीं रह गया जितना ये रह गया, क्योंकि नूरी अल मालिकी की हुकूमत जो है वो वर्चुअली मतलब ऑन पेपर रह गई है। तो उसने इसका फायदा उठाते हुए, गंभीर स्थिति है सर, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसमें खतरा यह है कि अगर ईरान जंग में कूद पड़ा और ये शिया वर्सेस सुन्नी जंग हो गई, जिसकी की बहुत कोशिशें की जा रही हैं, तो फिर न सिर्फ इराक के लिए बल्कि और एक और चीज, इराक को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश हो रही है, एक शिया इराक, एक सुन्नी इराक और एक कुर्दिस्तान। ये बहुत गंभीर है। देखिए जिस तरफ इशारा करे कुर्बान अली साहब, संबित जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मीम अफजल जी आप खुद भी एक राजनयिक रहे हैं,
फौरी तौर पर अभी भारत क्या कदम उठाए, क्या रोड मैप है उसके पास? आपको क्या लगता है, क्या सही अभी कदम होना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है और मैं समझता हूँ, मुझे अपनी जो हमारी एमईए है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसमें बहुत तजर्बेकार लोग बैठे हैं। हमारा बड़ा लंबा इतिहास है इस तरह की सिचुएशंस को टैकल करने का, हमें उनसे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। नंबर 2, हमको चाहिए, बुनियादी तौर पर शायद वो कर भी रहे होंगे, जाहिर है उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं अपनी अकल से बात कर सकता हूँ मैं यही कह सकता हूँ कि इस वक्त सऊदी अरब से भी बात करने की बहुत शदीद ज़रूरत है, और दूसरे जो आसपास के मुल्क हैं उनके अंदर भी अपने जो राजदूत हैं उनको इमीडिएटली बात करना चाहिए, एक दबाव बनाने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि काफी उलझा हुआ माहौल है और इसमें जैसे सऊदी अरब का काफी असर है इन सुन्नी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। तो सऊदी अरब से हमारे रिश्ते जिस तरह के हम समझते हैं कि अगर उससे हम बात करेंगे तो उसका शायद हमको एक अपना प्रेशर बनाने में हमको फायदा होगा। दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी फौरी तौर पर अप्रोच करना चाहिए। और जहां देखिए हमारी जो लोकल एम्बेसी है इराक में, हमारी काफी बड़ी एम्बेसी है और एम्बेसी के पास काफी इंफॉर्मेशन होती है तमाम लोकल, जो शायद हम यहाँ जितने लोग बैठे हुए उनको ना हो। अभी लेकिन सर यही तो दिक्कत है, इंफॉर्मेशन किस काम की है? उसके बावजूद मैं अफजल जी, मैं बहुत ही अदब के साथ आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, संबित पात्रा जी से मेरा ये सवाल है, ये इंफॉर्मेशन किस काम की है जब पहले से हम आगाह नहीं कर पाते अपने नागरिकों को दूसरे देश में? किस तरह की मुश्किलातें आने वाली हैं, आप निकल जाइए। वो बात सही है आपकी, वो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल अपनी जगह पर है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की सिचुएशन में हम समझते हैं कि जो एम्बेसी है शायद वहां एम्बेसडर नहीं है या क्या है, क्योंकि रेड्डी साहब को भेजा गया, जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर हैं उनके बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट बता रहे हैं लोग। लेकिन एक जो आपने सजेशन दिया है मैं समझता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएटली किसी एक अच्छे बड़े पॉलिटिकल आदमी को भी उधर रीजन में फौरन भेजना चाहिए, ताकि वहां बातचीत को लगे कि भाई हाँ हिंदुस्तान कोई अपने मामलात के अंदर बहुत सीरियसली ले रहा है। जाहिर है हमारे अरब देशों से बड़े अच्छे रिश्ते हैं और हम वहां पर अपना काम कर सकते हैं। हमारी सारी एम्बेसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है सर। संबित पात्रा जी, अब क्या ये कोशिश करेगी सरकार, मोदी सरकार कोशिश करेगी कि अगर हम अपने स्तर पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहां पर, तो और भी जो देश हैं दुनिया के उनको भी अपने साथ लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दबाव बनाए? ये स्वाभाविक रूप से देखिए, केवल भारत ही नहीं तमाम विश्व की निगाहें इंक्लूडिंग अमेरिका अभी इराक के ऊपर है। और जैसी परिस्थिति अभी इराक में है, अभी देखिए जो एक्सपर्ट्स है वो भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने भी अपना लाइन नहीं ड्रॉ किया है कि आगे की रणनीति उनकी कैसी रहेगी। तो वो इसलिए है क्योंकि बहुत फ्लूइड और वोलाटाइल सिचुएशन वहां की है। मगर मुझे लगता है जैसे कुर्बान अली साहब अभी कह रहे हैं कि 72 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि टेक ओवर ऑफ द गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही परिस्थिति जटिल भी बनती जाएगी और इसका स्पिल इफेक्ट पूरे विश्व में और खास करके साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जरूर देखने को मिलेगा। यह बहुत संकट की घड़ी है, ना केवल हिंदुस्तान के लिए अपितु पाकिस्तान के लिए भी और आसपास इलाकों में। स्वाभाविक रूप से जो अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे मीम साहब कि बहुत तजुर्बेकार लोग एमईए में बैठे हैं और बिल्कुल एक एक सेकंड की जानकारी इसकी रख रहे होंगे, किस प्रकार से उस पर काबू किया जाए उसका भी रूपरेखा बनाया जा रहा होगा और सब कुछ पब्लिक लाइन में शेयर किया जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। जुल्फकार अहमद चमन साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि आप वहां मौजूद बिल्कुल नहीं, मैं किसी की बात को काट नहीं रहा। अभी भाई साहब कुर्बान साहब ने कहा कि 8-10 हजार या 15 हजार, मुझे जो वहां न्यूज़ें मिली या जो लोग वहां के कह रहे थे 30 हजार की तादाद, कितनी तादाद है? अभी मीम अफजल साहब ने कहा कि सऊदी से बात करी जाए, मुझे वहां पता लगा कि जितना टेररिस्ट वहां है उसकी सपोर्ट ही सऊदी के बहुत अच्छा करा। अगर उसको सपोर्ट है तो ये बात करें सऊदी वालों से, 72 घंटे में यहीं आ जाएंगे इंडिया। पॉइंट यहाँ रखना चाहूंगा, एक विषय ज्यादा पैनिक भी नहीं फैलाना चाहिए। 10,000 इंडियन इराक में है तो लगभग जो रिपोर्ट्स एमईए के हैं तो 120 के आसपास हमारे हिंदुस्तानी बंधु ऐसे हैं जो बिल्कुल इफेक्टेड एरिया में हैं और 40 से 45 ऐसे हैं जो सो कॉल्ड रूप से किडनैप्ड है, जिनकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो एडवाइजरी को लेकर हम बार बार बात करते हैं, आपने चंद दिनों पहले ही रिपोर्ट देखा होगा कि इस प्रकार लगभग 40 नर्सें हमारी बहनें वहां फंसी हुई हैं तिर्कित में, जो खुद सदाम हुसैन का स्थान रहा है। और जब उनको आने, एक रिपोर्ट हर चैनल ने चलाया है, लगभग केवल 14 ही नर्स चाहती थी कि वो वापस आए, लगभग बाकी कहती थी कि हम सेफ हैं और हम यहां रहना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए जुल्फकार अहमद जी, आप तो चूंकि वहां मौजूद थे, क्या आपको लगा कि भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाने चाहिए थे पहले से, ऐसा कुछ आपको नजर आया? कोई एडवाइजरी वगैरह जारी की गई थी? भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाने चाहिए थे, कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने किसी भी मुल्क के किसी भी नागरिक को ये देखे कि वो मर जाए। ये क्वेश्चन आपका या पॉलिटिकल या इधर उधर हो सकता है। वो लोग अपने, जैसे मुझे पता लगा, जैसे मैं बगदाद में था या नजफ में था, वहां पता लगा कि ये लोग अपने तरीके से एम्बेसी वाले मदद कर रहे हैं, नंबर भी दिया मैंने, वहां खुद इराक में देखा। वहां की सिचुएशन
बहुत ज्यादा खराब है। रोडों पे अभी कुर्बान भाई ने कहा कि 72 घंटे, मैं इसलिए नहीं उस 72 घंटों को बगदाद को कब्जे में करता क्योंकि आज वहां की पब्लिक खड़ी हो गई है, शियाई नहीं खड़े हुए। मैंने सुन्नियों को भी देखा कि वो खड़े हो गए हैं, आर्मी के साथ हैं। और 90,000 की तादाद कुर्बान भाई बतला रहे थे कि आर्मी वाले, मुझे नहीं लगता कि 90,000, या हो सकता है कि कुछ जैसे सीरिया बॉर्डर से ये लोग टेररिस्ट घुसे हैं, वहां के जरूर कुछ आर्मी के ऑफिसरों को पैसे से, किस ताकत से वो लोग दे के अंदर घुसे हैं। बहुत बड़ी स्कीम है जो आने वाला कल हिंदुस्तान के लिए भी खतरा होगा, कश्मीर के लिए। एक छोटा सा सुझाव मैं देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ट्रेवल किया है वहां से, कुवैत बॉर्डर से भी और जॉर्डन बॉर्डर से भी। भारत सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए, बसरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर कुवैत है, तो एक तो वहां अपना फोर्सेज रखें, वहां अपने लोगों को पहुंचाएं और हवाई जहाज का इंतजाम रखें तैयार, ताकि जो 10,000 भारतीय हैं अगर वो भाग करके बॉर्डर क्रॉस करते हैं, चाहे वो सीरिया में जाए या कुवैत में जाए, वहां से उनको फौरन रवानगी का इंतजाम हो सके। क्योंकि देखिए ये युद्ध चल रहा है और वहां 800 किलोमीटर के इलाके में पूरी तरह से मारकाट, इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। 40-40, 50-50 लोगों को बंद एक ट्रक में भरा जाता है और पानी में फेंक दिया जाता है, जिंदा मार दिया जाता है। इस तरह से अभी नजफ एयरपोर्ट, कुर्बान साहब खुला हुआ, मैं आया हूं कल जी, नजफ एयरपोर्ट खुला हुआ, फ्लाइटें खड़ी नहीं है। नहीं, आप गए होंगे, मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं खबरों पे बता रहा हूँ। हवा में कुर्बान साहब बात नहीं है, फ्लाइटें वहां खड़ी नहीं है। मैं भी उस फ्लाइट से इतना अफरा तफरी वहां जरूर है बगदाद और कुछ एरिया में, इतना नहीं है कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो लोग पैदल भाग जाएं और वहां चले जाएं। वो आराम से, अगर उनको जो लोग हैं वो आना चाहते, वो सेफली नजफ आ सकते हैं। नजफ से फ्लाइटें खड़ी हैं, खूब फ्लाइटें आना चाहते हैं। क्या मतलब, क्या वो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं, जो लोग आना, जो काम कर रहे हैं, गरीब आदमियों का कैसे आना होगा? भारत सरकार को अगर चलिए नजफ से भी फ्लाइट आ रही है तो वहां पे आर्मी के जहाज पहुंच जाने चाहिए। जैसे कि कुवैत इवैक्यूएशन के वक्त पहुंचे थे, 2.25 लाख लोगों को लेके आए थे हम लोग, और अब तो सिर्फ 10,000 लोग हैं ना, तो 10,000 लोगों को जिस भी हालत में जैसे भी लाया जा सके। 10,000 अब एक मिनट, अब जरा बड़ी तस्वीर क्या उस पर हम बात करेंगे। और कुर्बान जी, आप ही से समझना चाहूंगा, आपने खुद उस इलाके की रिपोर्टिंग की है लंबे वक्त तक जी। तेल से दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है, एक बड़ी हकीकत है। और जिस तरह से ये दहशतगर्द तेल कुओं पर कब्जा करते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ सकता है भारत पर भी और पूरी दुनिया पर? देखिए, पूरी दुनिया पे तो असर ये होगा कि जब तेल का प्रोडक्शन बंद होगा, तो अभी संबित पात्रा साहब ने बताया कि 106 से 117 पे आ गई कीमत है क्रूड ऑयल की, और ये लगातार बढ़ने वाली है। क्योंकि ये सिर्फ देखिए, जब रीजन जो है अशांत होता है तो वहां का जो समुद्री क्षेत्र है उसमें भी जो शिप्स है उनका मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो वो सिर्फ ये जो पूरी पर्शियन गल्फ है, इसमें जो चाहे सऊदी अरब से आ रहा हो, चाहे ईरान से आ रहा हो, चाहे इराक से आ रहा हो ऑयल, उस सब के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि ये तो मिडिवल पीरियड की बातें हैं कि साहब आपने बिल्कुल एक दहशतगर्दों की अंदाज में जाकर के कब्जा कर लिया, आपने बैंक लूट लिए, आपने ऑयल रिफाइनरीज पर कब्जा कर लिया, आप लोगों को मार रहे हैं, जला रहे हैं, तो इससे कोई भी देश बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। और इसलिए बार बार ये बात कही जा रही है, सारी इंटरनेशनल एजेंसियां इस बात को रिपोर्ट कर रही हैं कि इराक इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। किसी भी वक्त वो इराक खत्म हो सकता है, इसको इतना लाइटली न लिया जाए। जो हालात हैं वो कम नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बीडी मिश्रा जी, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये बताइए, क्या भारत की तरफ से किसी तरह से कोई सैन्य कार्रवाई का विकल्प है? देखिए, सैन्य कार्रवाई का विकल्प भारत की तरफ से किस पर्पस के लिए होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि अगर वहां पर भारतीय नागरिकों को बाहर निकालना है तो उसके तरीके यह हैं कि जहां पर और जो उनके बॉर्डर के देश हैं वहां पर हमारे हवाई जहाज रहें और वहां पर ये लोगों को किसी समझौते के तहत लाया जाए और वहां से निकाला जाए, न कि और अगर जैसे भाई साहब बता रहे थे कि नजफ का एयरफील्ड सेफ है, वहां पर हमारे हवाई जहाज जा सकते हैं और वहां से निकाला जा सकता है। लेकिन हमारे आर्मी इंटरफेरेंस का या फौजों के इंटरफेरेंस का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है टोटल। वो तो एनडीए सरकार ने उस वक्त मना कर दिया था जब अमेरिका ने मांगा था। यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। देखिए, यूएस का भी आज के दिन में वहां पर मेरे ख्याल से कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो वहां पर यूएस पहले ही हाथ जला चुका है वहां पर। ये भी बताना चाहता हूं, आपको यह बताना चाहता हूं कि जो ये गुरिल्ला वारफेयर होती है और जो ऐसे दूसरे बॉर्डर से अटैक होते हैं, इनमें कहीं पर फ्रंट नहीं होता है, कहीं पर स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती है, और ये हर जगह छोटी छोटी टुकड़ियां होती हैं जो कि दहशतगर्दी करती हैं और दहशत फैलाती हैं।
तो यहाँ पर अगर अमेरिकन को जाना है तो उनको एक पर्टिकुलर बेस को कैप्चर करना पड़ेगा और फिर वहां से ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका, क्योंकि सऊदी अरेबिया का अब एक सवाल है, सऊदी अरेबिया का वहां पूरा दखल है, इसलिए अगर कोई मिलिट्री एक्शन अमेरिका करना चाहे तो कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया से होगा। एक सवाल है, सऊदी अरेबिया का वहां पूरा दखल है, इसलिए अगर कोई मिलिट्री एक्शन अमेरिका करना चाहे तो कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया से होगा, तभी हो सकता है, वरना नहीं। और अगर ईरान उसमें जंप करता है तो मेरे ख्याल से ब्रेकअप इराक का मस्ट है। ठीक है, अब चूंकि एक ब्रेक का वक्त हो गया, समित पत्रा जी, ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपसे सवाल पूछूंगा कि भारत आखिर किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है इस पूरे मामले में। जिस तरह से एक अमेरिकी नागरिक की जान की कीमत होती है, क्या एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत भी ऐसे ही होगी? एक ब्रेक के बाद देखते रहिए। तो सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इराक में फंसे भारतीयों का क्या होगा। हजारों की संख्या में हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए हैं और खबरों के मुताबिक 40 भारतीयों को अगवा कर लिया है दहशतगर्दों ने, जिनकी जान मुसीबत में फंसी हुई है। भारत सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, यह दावा है भारत सरकार का। संबित पात्रा हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की सरकार है। संबित पात्रा साहब, एक बात कही जाती है, जो हम इंटरनेशनल सिनेरियो की जब बात करते हैं, कि अमेरिकी नागरिक की जान की इतनी कीमत होती है कि अमेरिका किसी भी हद तक जाता है अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। क्या एक ऐसा संदेश हम भी देने वाले हैं पूरे विश्व को? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार सख्ती से काम लिया जाएगा और जिस प्रकार की आवश्यकता रहेगी, जिस समय, वो जरूर नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी, मैं ये आश्वस्त करता हूं। और देखिए, एमईए ने बहुत स्पष्ट रूप से सुषमा स्वराज जी के माध्यम से इस विषय को रखा है देश के सामने कि जो भी आवश्यकता पड़ेगा, बिल्कुल उन परिवारों को आश्वस्त किया है कि आप आश्वस्त रहिए, मैं वो करूंगी। और देखिए, अभी खुद मीम अफजल साहब ने भी और आपके चैनल ने भी बताया कि सुषमा जी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और अगर इस प्रकार से वो एमईए को संभाल रही है तो मुझे लगता है वो इस विषय की नजाकत को भी जानती है, इस विषय की गंभीरता को भी समझ रही है, और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसको बहुत गंभीर रूप से लेने की आवश्यकता है। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतने आसानी से हम बैठ के आधे घंटे के डिबेट में इसके पूरे विषय को निचोड़ नहीं सकते हैं। बहुत कुछ ओवर्ट रूप से होता है और जो असली विषय वो कोवर्ट रूप से पीछे भी होता है। यहाँ किस प्रकार से लोग। अच्छा मीम अफजल साहब, इस वक्त बैकडोर से भी कुछ कोशिशें की जा रही होंगी, क्योंकि आईएसआई तो एक दहशतगर्दी संस्था है, उससे अब कोई बात भी करे तो कैसे करे। तो ऐसे में जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, वो बढ़ जाती है। क्या ये माने हम? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और जहां तक आपने ये पूछा मुझसे कि इसके बैकडोर पे भी कुछ चल रहा होगा, मेरा अनुमान तो यह है कि बिल्कुल चल रहा होगा। 100% चलना तो चाहिए। अब ये सरकार कितनी सतर्क है, कितना काम कर रही है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उसको होना चाहिए। और जो सुषमा जी के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि उनको बड़ा तजर्बा है और वो इस मिनिस्ट्री को हेड कर रही हैं, और मुझे उनसे भी ये उम्मीद है कि वो इसको बहुत सीरियसली, जाहिर है अभी मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। हमको अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और ये मसला इस वक्त देश का है, और मैं बिल्कुल कतई इस मूड में नहीं हूं इसको अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का मसला बना करके कहीं भी किसी विषय पर भी लेकर के जाया जाए। हमारे भारतीयों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त बहुत सख्त क्राइसिस है। और जो कुर्बान अली साहब ने कहा, जिस तरह का खतरा उन्होंने बताया, मुझे उसकी ज्यादा जानकारी नहीं, मैं भी विदेश में था, 12 दिन के बाद वापस आया हूँ सुबह ही। तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अगर मैं 1-2 दिन के बाद, जाहिर है कि इसके बारे में कुछ मालूमात कर सकता था, लेकिन आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कदम आवश्यक हैं वो जरूरी उठाने चाहिए, और हमको सारे चैनल खोलने चाहिए। लेकिन और हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बातचीत में एहतियात का पहलू जरूर होना चाहिए। और अभी जैसे समित पात्रा जी को मैं कहूंगा, ये नौजवान है, अभी इन्होंने कहा कि सख्त कदम हम उठाएंगे, तो आपके पास सख्त कदम उठाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है मेरे भाई। इस वक्त जो है हमको दानिश्वरी और दानिशमंदी के साथ कदम उठाने की जरूरत है। सख्त कदम का अर्थ है कि अपने लोगों को लाने के लिए जो भी हमें चाहिए वो हम करेंगे। सख्त कदम का अर्थ। और कुर्बान अली जी, देखिए मैं फिर से चर्चा के आखिर में वही सवाल पूछ रहा हूं कि हमें इन चीजों की याद बाद में क्यों आती है। ना सिर्फ इस मामले में, इसके पहले कई उदाहरण है। और सुषमा स्वराज ने आज जो एक बयान दिया, उस बयान को लेकर भी सवाल खड़ा था। उन्होंने कहा कि भगवान से दुआ करने की जरूरत है। कब तक भगवान भरोसे हम रहेंगे? नहीं, देखिए बात अपनी जगह सही है, लेकिन मीम अफजल साहब ने बहुत मुनासिब बात कही, और यही तरीका भी होना चाहिए किसी भी सिचुएशन को डील करने का। और खास करके जब ऐसा मामला हो कि जहां देश का मामला हो, तो उसमें पार्टी से ऊपर उठ करके ही सोचना चाहिए। लेकिन दूसरी एक चीज है कि क्या हो सकता है। हमारे एक भी हिंदुस्तानी की जान बहुत महफूज है, और ये कहना कि अमरीकी जान ज्यादा अहमियत रखती है और हिंदुस्तानी कम, ऐसा बिल्कुल मैसेज नहीं जाना चाहिए। देखिए, इस वक्त में मुझे लगता है कि इंटरनेशनल
इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट और रेड क्रॉस, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी मदद ली जानी चाहिए और उनके जरिए से इन 40 भारतीयों को जो फंसे हुए हैं, मैं सरकार उनसे संपर्क में है, सर माफी के साथ रोकना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे में कुछ कहना चाह रहे हैं, सरकार उनसे संपर्क में भी है, ये एमईए ने कहा है। उनको लेकर के आना चाहिए और बाकी जो 10,000 हमारे हैं वो भी महफूज घर लौट करके आए बिना। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार की तमाम कोशिशें रंग लाएं, हमारे जो भाई बंधु, हमारे भाई बहन जो फंसे हुए हैं इराक में जल्द से जल्द वतन वापस लौटें। सबसे बड़ा सवाल में आज फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।